ओके। तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग यार। आई होप बिल्कुल सही चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने नए चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमारे क्लास 10th चैप्टर नंबर 9th, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उसमें हमने बेसिक चीजें समझी थी कि लाइट होता क्या है। उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी हमने। कुछ कुछ चीज़ों को रिलेट किया था अपनी फिजिकल वर्ल्ड से। कुछ कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने। ठीक है, उन सबको हमने डिस्कस किया था। और मेन मोटिव देखा था कि यार लाइट को हम पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना यार, तो कुछ और एग्जांपल्स को हम लेंगे, उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम आज के लेक्चर में अगर कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ओशन ब्लू कलर का क्यों दिखता है, तुम्हारा स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखता है। रेनबो का जो कलर होता है, जब रेनबो का कलर होता है तो 7 कलर उसमें यूज होता है ना, 7 कलर से रेनबो बनता है। तो वो रेनबो का कलर 7 पार्ट में डिवाइड कैसे हो रहा है। ठीक है, ये 7 कलर्स आ कहाँ से रहे हैं। फाइन। सन जो है वो शाम के समय रेड क्यों दिखता है। ठीक है, दिन में वो, मतलब आफ्टरनून में अगर तुम देखोगे सन की ओर तो वो व्हाइट कलर का दिखता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को हम समझेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो। इन सब के पीछे क्या है, इन सब के पीछे रीजन है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इन सब के पीछे किसका रीजन है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फाइन। तो यार इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं अपने एक्चुअल चैप्टर को, इनफैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो आज हम देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे कि हमारे कर्व्ड सरफेसेस कितनी टाइप की होती हैं, कर्व्ड मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स जो कि हम बोलते हैं। अपने एनसीईआरटी के चैप्टर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप की होती हैं। और उनको हम स्टडी करेंगे फर्दर। और हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थोड़ा सा बेसिक लेंगे यार, थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट लिखेंगे, एक दो स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम उसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे कि लॉज कौन कौन से होते हैं रिफ्लेक्शन के, उन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। स्फेरिकल मिरर्स के टाइप को देखेंगे। और फिर कुछ कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, हम टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को स्फेरिकल मिरर में नोटिफाई कैसे करते हैं, वो क्या चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा होता है, उससे तुम क्या समझते हो, उसका नोटेशन क्या होता है, उसका पैरामीटर क्या होता है, वो क्या डिफाइन कर रहा होता है, उससे हम क्या क्या चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि देखो, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना कि लाइट का दो नेचर होता है। ठीक है, एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है, लिखते हैं यार सबसे पहले। चलो साइज थोड़ा मेंटेन करते हैं। बहुत सही, कलर हमने चूज कर लिया है तो हेडिंग डालते हैं लाइट। ठीक है, अब लाइट का दो पार्ट होता है। ठीक है, एक पहला जो इसका नेचर होता है ना वो होता है पार्टिकल नेचर। पहला नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर। जस्ट अ मिनट यार, डब्ल्यू लिखा गया, हम एन लिख रहे थे। एल ई, नेचर। और दूसरा हमारा होता है लाइट का नेचर जो कि होता है हमारा वेव नेचर। ठीक है, इन चीजों को भी हमने समझ लिया था। हमने देखा था ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन मतलब जिस वजह से लाइट जो है एक पर्टिकुलर बाउंड्री से, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के बाउंड्री से जिस चीज से लाइट पास नहीं कर सकता है, वहां से बेंड क्यों होता है, वहां पर डिफ्रैक्शन आया था हमारे प्ले में। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर। अब तुम्हारे 10th क्लास में क्या है ना यार कि हमें सिर्फ पढ़ना है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो करता है। और हल्का सा ब्रीफ दिया हुआ है कि वेव नेचर को वो कब फॉलो करता है और कैसे फॉलो करता है। फाइन। तो पार्टिकल नेचर में हमें ये पता चलता है कि लाइट प्रोपगेट्स, इसे हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। पार्टिकल नेचर का हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, कलर चेंज करते हुए यहाँ पर। ठीक है, पार्टिकल नेचर को हम नीचे लिखते हैं। इट स्टेट्स दैट लाइट ऑलवेज travels or propagates in
स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो पार्टिकल क्या होता है कि वो, मतलब पार्टिकल नेचर ये बोलता है ना कि लाइट जो है हमारा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो करता है। ठीक है। अगर मान लो लाइट इस सोर्स से आ रहा है और ऐसे निकलता हुआ जा रहा है, ठीक है, ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है मतलब कि ट्रेवल कर रहा है, फाइन। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यही बोलता है कि लाइट जो है तुम्हारा वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और हमने बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ले ली है लाइट की। ठीक है। हमने पार्टिकल नेचर को समझ लिया है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट कर रहा होता है, फाइन। अब हम आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ओर। ठीक है। और हल्का सा ब्रीफ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। चलो लिखते हैं यार, अपना हेडिंग डालते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। देखो, जो भी हेडिंग्स होंगी ना हमारी वो सारी एनसीईआरटी से आएंगी। ठीक है। जो भी हेडिंग्स होंगी हमारी वो सारी की सारी एनसीईआरटी से आएंगी। और हम उन, मतलब हेडिंग्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सबको एक एक करके सब डिवीजन कर करके एक एक टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छे से एक एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे यार, उसे रिलेट करेंगे, उसे समझेंगे बढ़िया से, फाइन। और अगर कुछ चीजें यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट वे में अगर दी रखी हैं एनसीईआरटी में, तो हम उन्हें बहुत ज्यादा इजी बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। ताकि हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हो बहुत नेक्स्ट लेवल की हो, ठीक है, अच्छी हो यार। मतलब कि इतनी अच्छी हो ना कि अगर कोई भी सवाल दे देना तो उसे बस पढ़ के हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर दिया कि यार ये तो सिंपल है, इसमें ये चीजें दे रखी हैं, वो यहाँ से यहाँ रिलेट हो रहा है, और उन चीजों को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर कर रिजल्ट निकाल सकते हैं, फाइन। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं, अपने टॉपिक को लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखो, लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट कैसे होता है यार? कभी भी लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होता है? जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है ना, ये, अब ये तुम देख कैसे पा रहे हो? ये तुम देख ऐसे पा रहे हो कि जो सनलाइट है ना, अभी दिन का टाइम है यार, अभी दिन का टाइम है, 12 बज रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो दिन का लाइट है, अभी सनलाइट इस पर पड़ रहा है, ठीक है, सनलाइट इस पर पड़ रहा है, ऐसे आ रहा है सनलाइट, यहाँ से ऐसे इस पे पड़ के उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंखों में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि इस सरफेस पर लाइट आकर टकरा रहा है सबसे पहले, उसके बाद इस पर टकराने के बाद वो किसी भी पाथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर पहले इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे जैसे कि लाइट जिस डायरेक्शन में आ रहा होता है ना, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और वो जब रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसे हम समझते हैं यहाँ पर। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक सरफेस है, टूल्स का यूज करते हुए यार, यहाँ पर लाइन का यूज करते हैं और रेड कलर से बनाते हैं लाइन को। ये तुम्हारा एक लाइन है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। ये एक सरफेस है तुम्हारा, ठीक है। हमने इसे क्या किया कि नीचे से पेंट कर दिया। क्या किया हमने? इसे नीचे से पेंट कर दिया। तो क्या हुआ कि तुम्हारा ऊपर वाला जो सरफेस बन गया ना, ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसका, मान लो ये वाला प्लेन है, इसे हमने नीचे से ऐसे पेंट कर दिया, ठीक है। और ऊपर वाला ये जो तुम्हारा सरफेस है ना, तो इस पे जब भी लाइट ऐसे आ रहा होता है तो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसे दूसरे कलर से बनाते हैं। मान लो इस पे लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे इस पे लाइट आया, ठीक है। और इस पॉइंट पर आकर ऐसे ये रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि लाइट आ रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, और इस डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर मान लो कोई सोर्स होगा, ठीक है, एस से ऐसे हम डिनोट कर देते हैं इस सोर्स को, ठीक है। यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है, वो इस बाउंड्री पर आ रहा है, और यहाँ से बाउंस करके वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो रे होता है ना हमारा, ये वाला जो रे होता है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। ये वाला जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है, सोर्स से जो लाइट आ रहा है, वो हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे। और
जिस डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन में ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब किस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मान लो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। ठीक है। अब इस पॉइंट से हम एक मान लो ऐसे ड्रॉ करते हैं ये वाला लाइन। ठीक है। ये जो है ना, ये वाला जो है ना, ये ऐसे, ये जो रेड कलर का लाइन है, ये वाला लाइन, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल रे। नॉर्मल रे। ठीक है। तुम्हारा इंसिडेंट रे हो गया, जो कि रे आ रहा है तुम्हारे सोर्स ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्टेड रे हो गया जब वो इंसिडेंट रे जो है एक पॉइंट पर टकरा रहा है मिरर पर, और उसके बाद वो उस पॉइंट से जब रिफ्लेक्ट करता है, तो वो जो रे जिस डायरेक्शन में जाता है ना, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे इस पॉइंट पर आया ना ये, सबसे पहले इंसिडेंट रे आया, पॉइंट पी पर टकराया और पॉइंट पी से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट पी से जो तुम मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, ये देखो ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है। ये दिस इज 90 डिग्री। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो तुम रे ड्रॉ करोगे, वो होता है तुम्हारा नॉर्मल रे। समझ आ गया? अब देखो, ये तीन चीजें समझ आ गई, इंसिडेंट रे समझ आ गया, रिफ्लेक्टेड रे समझ आ गया और नॉर्मल रे समझ आ गया। ठीक है। तीनों का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें ये नोटिफाई करती हैं। इंसिडेंट रे बताता है कि किस डायरेक्शन से लाइट का जो वेव है, लाइट का जो रे है वो आ रहा है। रिफ्लेक्टेड रे बताता है कि किस डायरेक्शन में लाइट का रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और नॉर्मल बताता है कि वो, नॉर्मल क्या बताएगा यार, नॉर्मल तो कुछ नहीं बताएगा। नॉर्मल तो ऐसे बस, मतलब जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पर आके वो टकरा रहा है ना रे, इंसिडेंट रे, उस पॉइंट से अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हो, वो होता है तुम्हारा नॉर्मल रे। फाइन। ठीक है। ये चीजें हम समझ गए यहाँ पर। और ये वाला तुम्हारा क्या है, ये एक मिरर है। मिरर दैट इज पेंटेड ऑन डाउन साइड। ठीक है। नीचे की ओर देखो, ये पेंट किया हुआ है, ये जो हम ये वाला जो बनाया है ना, ये सब हमने जो बनाया है, ये सब, ये क्या है कि ये शो कर रहा है कि मिरर जो है वो नीचे साइड से पेंट किया गया है। जब नीचे की ओर पेंट किया गया है, तो ऊपर से क्या होता है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे आता है तभी ऊपर से वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। इंसिडेंट रे जो ऊपर से आता है वहीं रिफ्लेक्ट होगा। फाइन। चलो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है यार? ठीक है। अब चलो अगले पेज पर, अगले अपने स्लाइड पर हम लिखेंगे मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। चलो अगले पेज पर चलते हैं यार, और लिखते हैं अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, दो लॉ होते हैं ना, दो लॉ होते हैं। सबसे पहला लॉ लिखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन चीजों को भी हम समझेंगे। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये पहला लॉ है। अब इसे सबसे पहले समझते हैं। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट्स क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तुम इंसिडेंट रे समझ गए ना, इंसिडेंट रे समझ आ गया, रिफ्लेक्टेड रे समझ आ गया, नॉर्मल रे समझ आ गया। अब समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है। अब चलो लिखते हैं इसे, अगर सबसे पहले समझ लेते हैं यार। ठीक है। उसके बाद फिर लिख लेंगे। चलो, अब इंसिडेंट रे को हमें समझना है। मान लो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसे हम नाम देते हैं मान लो बी। और ये वाला जो एंड है हमारा, इसे हम नाम देते हैं सी। ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी नाम कर रखा है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पी। ठीक है। तो एंगल ए पी बी, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, ये हमारा इंसिडेंट एंगल। ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब ये वाला एंगल, एंगल बी पी सी, ये वाला जो एंगल बन रहा है तुम्हारा, ये एंगल आर है। ठीक है। एंगल बी
पी सी, ये होता है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये होता है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ये बोल रहा है ना मेरे भाई, लॉ बोल रहा है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है ना, और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो दोनों सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये बोलना चाहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, देखो, इंसिडेंट एंगल होता है कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है ना, देखो नॉर्मल रे ये वाला है, इंसिडेंट रे ये वाला है, तो इन दोनों रे के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली अगर रिफ्लेक्टेड रे का हमें डेफिनेशन पूछता है, तो रिफ्लेक्टेड रे होता है कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, वो होता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। इसे ही अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट समझ आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आ गया। तो पहला लॉ ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा ये बोल रहा है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे lies in the same plane। ठीक है, तो ये बोल रहा है, दूसरा लॉ ये बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, ऐसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। एक मिनट, इसे हम, अगर हम इसे विजुअलाइज करें, मान लो ये हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है, और ये जो नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों का जो प्लेन होता है ना, ये वाला देखो, ये प्लेन सेम प्लेन में है ना, ये पीछे वाला जो प्लेन है तुम्हारा, मान लो इसे हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो ये प्लेन बन रहा है, ऐसे करते हैं तो पीछे वाला प्लेन बन रहा है, या फिर आगे वाला प्लेन बन रहा है। तो ये बोल रहा है, दूसरा लो ये बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, और जो नॉर्मल होता है, वो तीनों एक सेम प्लेन में लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रहा होता है। फाइन, दो लॉ समझ में आ गई। पहला लॉ ये बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, उसका जो एंगल फॉर्म होता है ना नॉर्मल के साथ, वो दोनों सेम होता है। ठीक है, दूसरा लॉ ये बोल रहा है कि जो तीनों रेस होती है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, यार कुछ बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा, ये दोस्त है यार, हॉस्टल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ये लोग हल्ला करते हैं यार, तो इससे ज्यादा माइंड नहीं करना है, ठीक है, इग्नोर करना है इसे। आई होप नॉइज कैंसलेशन यार सही काम कर रहा होगा लैपटॉप का, बट स्टिल थोड़ी थोड़ी तो आवाज आएगी, तो उसे इग्नोर करना, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यार, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हॉस्टल में है यार, कॉलेज में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर कुछ कुछ डिस्टरबेंसेस होती ही हैं। इसे हम ऐसे क्रॉप भी नहीं कर सकते, ट्रिम नहीं कर, अगर ट्रिम कर सकते तो हम ट्रिम कर देते, ठीक है। तो चलो, ठीक है, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्यूब। ठीक है, और एक और चीज है यार, जस्ट अ मिनट, उसे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो तुम्हारा मिरर है ना, एक प्लेन मिरर है। ये मिरर क्या है? प्लेन मिरर है। अब मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा मिरर है, जस्ट अ मिनट, अगर हम इसे देखें, एक मिनट, स्लाइड ऐड करते हैं और चौथी स्लाइड करते हैं, चलो ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, इसे तुमने नीचे से पेंट कर दिया है। अब ये बताओ, ये प्लेन मिरर है क्या? नहीं भैया, ये तो प्लेन मिरर कहीं से नहीं लग रहा भैया, ये तो बहुत
मतलब रफ मिरर है, इसका सरफेस जो है बहुत ज्यादा रफ है। प्लेन मिरर कैसा होता है भैया? देखो प्लेन मिरर, मान लो ये है, ठीक है। अब इसे हमने नीचे से पेंट कर दिया, ठीक है। ये कैसा मिरर है तुम्हारा? ये वाला जो मिरर है तुम्हारा, ये है रफ मिरर। ये वाला जो मिरर है तुम्हारा, ये है प्लेन मिरर। तो ये रफ मिरर कैसे बना, प्लेन मिरर कैसे बना? तो जब सरफेस तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि तुम्हारे लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ये जो तुम्हारा, अगर सरफेस जो प्लेन होगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा प्लेन मिरर। और अगर तुम्हारा सरफेस रफ होगा, तो देखो पहले केस में क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस है ना तुम्हारा, ये वाला रफ है। तो जब सरफेस ऐसे रफ है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रफ मिरर हो जाएगा। और अगर तुम्हारा सरफेस प्लेन है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा प्लेन मिरर। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया रफ मिरर और प्लेन मिरर। ये दूसरा केस है हमारा प्लेन मिरर का, ठीक है। चलो, रफ मिरर समझ गए, प्लेन मिरर भी समझ गए हम। और मिरर बनाते कैसे हैं? जैसे मान लो, मिरर अगर तुम्हें बनाना है, तो तुम्हारा एक सरफेस जो होगा है ना, वो होना चाहिए प्लेन, ठीक है। और दूसरा सरफेस जो होता है, वो होना चाहिए तुम्हारा पेंटेड, ठीक है। जैसे मान लो, इसी स्लाइड पर देखो यार, फिर चलो एक और स्लाइड लेते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है। अब ये प्लेन नहीं बना, ठीक है। अब ये मिरर नहीं बना है, अब ये सिर्फ एक प्लेन है। अब इसे मिरर बनाते हैं। अब मिरर कैसे बनाए भैया? तो मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें पेंट करना होता है, किसी भी एक सरफेस को पेंट करना होता है। मान लो हम इस साइड के सरफेस को पेंट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इस सरफेस को हमने क्या किया, ऐसे हम इधर लिख देते हैं, दिस साइड ऑफ द सरफेस, यार जस्ट अ मिनट, URFAC, fine. This side of the surface is painted with silver color, ठीक है। इस साइड के सरफेस को हमने क्या किया, ये जो है ना, ये वाला मान लो प्लेन है, ये ठीक है, प्लेन है। अभी तक ये मिरर नहीं है, ठीक है। अब मान लो इसके पीछे वाले सरफेस को ना हम यहाँ पर पेंट कर देते हैं, यहाँ पर ये पीछे वाले सरफेस पर हम क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं। तो इस सरफेस से जो लाइट आएगा ना, वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। मान लो यहाँ से ऐसे लाइट आ रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो मिरर है हमारा, सबसे पहले प्लेन है, उसके बाद हमने इसे पेंट किया लेफ्ट साइड पर, इस मिरर, इस प्लेन के हमने लेफ्ट साइड पर पेंट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो लाइट आएगी ना, ऐसे मान लो ये वाली लाइट ऐसे आ रही, इस पॉइंट पर ऐसे बाउंस कर रही है, और यहाँ से ऐसे बाउंस बैक कर रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये वाला रे हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जिस साइड पेंट करते हैं ना, उसकी अपोजिट साइड पर, जैसे इस साइड पेंट कर रहे हैं, तो इस साइड से हमारा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगर इस साइड पेंट कर रहे हैं तो इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा। अगर इस साइड पेंट कर रहे हैं तो इस साइड से अगर लाइट आएगा तो इस साइड से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जिस साइड तुम पेंट करते हो, उसके अपोजिट साइड से रिफ्लेक्शन ऑकर होता है, फाइन। मान लो तुम इस साइड पर पेंट कर रहे हो, इस साइड पर पेंट पेंट लगा रहे हो, तो इस डायरेक्शन में अगर लाइट आता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। फाइन, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना यार? ठीक है। चलो, तो हम समझ गए कि प्लेन मिरर क्या होता है, रफ मिरर क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए हम, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर समझ गए, मिरर को किस साइड पेंट करते हैं तो किस डायरेक्शन में हमारा रिफ्लेक्शन होता है, कौन से साइड पर हमारा रिफ्लेक्शन मतलब पॉसिबल होता है, इसे भी हम समझ गए। यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं कि दिस साइड कैन बी यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जिस साइड भी पेंट करेंगे उसकी अपोजिट साइड पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑकर हो सकता है, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है यार? चलो, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। हेडिंग डालते हैं, स्फेरिकल मिरर्स।
स्फेरिकल मिरर्स। अब देखो, स्फेरिकल मिरर्स जब तुमने बुक में देखा होगा ना, बुक में, तो बुक में क्या होता है ना कि ऐसे बस इतना सा पार्ट दिया होता है, ऐसे ऐसे मान लो कि इस साइड से पेंट कर देते हैं, या फिर ऐसे दिया रहेगा, इस साइड से पेंट कर देंगे। ठीक है। अब ये स्फेरिकल मिरर नाम है। स्फेरिकल मतलब क्या होता है? स्फेरिकल मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, यार एक बॉल था हमारे रूम में, जस्ट हो गया, हाँ, लेके चले गए मेरे दोस्त। ठीक है, चलो स्फेरिकल अगर हम समझते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है, एक बॉल है तुम्हारे पास, तो बॉल किस शेप का होता है? बॉल का शेप होता है स्फेरिकल। ठीक है। तो मान लो एक तुम्हारे पास बहुत बड़ा सा बॉल है, ठीक है, बहुत ही बड़ा सा बॉल है, मान लो फुटबॉल है। एक छोटा सा बॉल है, ठीक है, इतना छोटा सा बॉल है मान लो। उसके बाद इतना बड़ा बॉल लिया तुमने, उसके बाद इतना बड़ा कॉस्को का बॉल लिया जिससे तुम क्रिकेट खेलते हो। मान लो एक फुटबॉल का बॉल लेते हैं हम, इतना बड़ा सा होता है, ठीक है, फुटबॉल का बॉल। तो जैसे जैसे तुम उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हो, कर्व्ड सरफेस एरिया को जैसे जैसे तुम इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि उसका साइज भी बड़ा हो रहा है। ठीक है। मान लो यूज करते हैं यार हम अपने टूल्स का, जस्ट अ मिनट। चलो, मान लो एक ये बॉल है तुम्हारे पास, ठीक है, ये एक दूसरा बॉल है तुम्हारे पास, ये एक तीसरा बॉल है तुम्हारे पास, और ये एक चौथा बॉल है तुम्हारे पास। ठीक है। अब एक बात बताओ कि इन चारों में से सबसे बड़ा कर्व किसका है? भैया क्या सवाल कर रहे हो? मान लो इसका आप नंबर 1 देते हो, इसका नंबर 2 देते हो, इसका नंबर 3 देते हो, और इसका नंबर 4 देते हो भैया। फोर्थ का जो कर्व सरफेस है वो सबसे बड़ा है भैया। 3 का उससे छोटा है, 2 का उससे छोटा है, और 1 का सबसे छोटा है। ठीक है। 1 का सबसे छोटा है, उससे बड़ा 2 का है, उससे बड़ा 3 का है, सबसे बड़ा 4 का है। ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स आ कहाँ से रही हैं? तो मान लो, तुम जस्ट इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा सा बॉल है। ठीक है, बहुत ही बड़ा सा बॉल है, बहुत बड़ा सा अगर बॉल है तुम्हारे पास, और उसका एक पार्ट को तुम काट लेते हो, मान लो यहां से तुमने कट किया इसे, और यहां तक कट किया। ठीक है। अब इस पार्ट को तुम बाहर निकालते हो। ठीक है। इस पार्ट को क्या करते हो, तुम बाहर निकालते हो। तो ये कैसा कर्व बनेगा? भैया ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है। इतने पार्ट को तुम कट कर लेते हो तो फिर ऐसा कर्व बनेगा तुम्हारा। ठीक है। अब ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये बड़े से सर्कल का, ये जो हमारा फोर्थ सर्कल है ना, इस बड़े से सर्कल का ये एक छोटा सा पार्ट हो गया। ठीक है। इसे हम बोलते हैं आर्क। आर्क। ठीक है। आर्क। ये क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है। ये बड़े वाले सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये क्या है, तुम्हारा एक आर्क है। ठीक है। बड़े से सर्कल का एक छोटा सा पार्ट जो है वो तुम्हारा आर्क है। फाइन। अब ये हो गया तुम्हारा आर्क। अब मान लो इसे तुम किसी भी एक साइड से पेंट करते हो। ठीक है। अगले स्लाइड पर चलते हैं यार। हमने एक आर्क निकाल लिया है, ठीक है, उसे हम ड्रॉ करते हैं। अपने आर्क को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। उसको मैंने एक बार ट्राई करते हैं यार, ये टूल से हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो, इसे रेस करके देखते हैं एक साइड से हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है यार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इसका हमने क्या किया था कि एक आर्क को हमने कट किया था। ठीक है। ये वाला तुम्हारा आर्क है, ये वाला आर्क, इसे हमने कट करके अलग कर लिया है ऐसे। ठीक है। ये तुम्हारा आर्क है। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि इस आर्क को, ये आर्क क्या है, एक बड़े से सर्कल का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, ठीक है। अब इस आर्क को किसी भी एक साइड से पेंट करना है। ओके।
इस आर्क को किसी भी एक साइड से पेंट करना है। मान लो तुम इसे इस साइड से पेंट करते हो, ये वाले साइड से, ठीक है। ऐसे ऐसे तुमने क्या किया, इसे पेंट कर दिया, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं अभी, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स कहाँ से आती हैं? मान लो एक तुम्हारे पास बड़ा सा बॉल है, उसका हमने एक आर्क को कट कर लिया, उसके बाद जो तुम्हारा मिरर बनता है ना पेंट करने के बाद, वो होता है तुम्हारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स की होती हैं, उसे हम अभी डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। दो टाइप्स की जो स्फेरिकल मिरर्स होती हैं उसे हम अभी डिफाइन करने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि इस आर्क को ना अपने राइट साइड से पेंट कर दिया। लिखते हैं हम, राइट साइड ऑफ दिस आर्क इज पेंटेड। राइट साइड क्या किया हमने, आर्क का पेंट कर दिया। अब देखो, राइट साइड जब हमने पेंट किया तो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होगा? हमने प्लेन मिरर में अभी समझा कि हम जिस डायरेक्शन में भी जिस पार्ट को भी पेंट करते हैं, उसका अपोजिट पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्शन के लिए बनता है, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो जब हमने इसका राइट पार्ट अपने कलर किया है, तो ये लेफ्ट पार्ट क्या होगा? दिस लेफ्ट पार्ट विल बी यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आया? जब हमने इस मिरर के आर्क को, ये बड़ा सा मिरर है तुम्हारे पास, ठीक है। इस मिरर में हमने एक आर्क कट किया, उसके बाद उसे हमने एक साइड से पेंट किया, ठीक है। हमने इधर राइट साइड पे पेंट किया, और यहाँ पर लेफ्ट साइड अब हमारा क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं, अगर हम राइट साइड से पेंट कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड होगा रिफ्लेक्शन का पार्ट। हम लेफ्ट साइड पे अगर हम लाइट को मतलब बीम करते हैं, लाइट को अगर हम उधर बीम करते हैं, तो क्या होगा कि इस साइड पर रिफ्लेक्शन ऑकर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट पार्ट होगा ना, दिस विल बी यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फाइन, यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? समझ आ गया? अब देखो, ये वाला जो केस होता है ना तुम्हारा, ये वाला जो केस होता है, ये होता है तुम्हारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक है। अब ये कनकेव मिरर कैसे हुआ भैया? ये यार बहुत कंफ्यूजिंग होता है, देखो सबके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब लोग भूल जाते हैं कि कनकेव मिरर को कैसे याद रखें, उसके शेप को कैसे याद रखें। किस साइड पेंट करते हैं तो वो कनकेव मिरर बनता है, किस साइड पेंट करते हैं वो कन्वेक्स मिरर बनता है, ठीक है। इस चीज को हम बहुत ही अच्छे से एकदम स्मूथ वे में क्लियर करेंगे। फाइन, चलो अगले स्लाइड पर चलते हैं और इससे समझते हैं बहुत ही बढ़िया से। सबसे पहले हम दो पार्ट लिखते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दो पार्ट्स होती हैं इनमें। पहला पार्ट होता है तुम्हारा, यार जस्ट अ मिनट, कभी कभी क्या होता है ना, पेन सही से काम नहीं करता, तो इसे फटका मारना पड़ता है ऐसे, ठीक है। चलो लिखते हैं यार। पहला पार्ट होता है हमारा कौन सा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। और हमारा दूसरा पार्ट जो होता है मिरर का, वो होता है हमारा दूसरा टाइप, कन्वेक्स मिरर। पहला हो गया हमारा कनकेव मिरर, दूसरा हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। को कन्वेक्स सही से लिख लेते हैं, ठीक है। CONVEX, बहुत ही प्यारा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होता है? केव जानते हो ना यार, केव। केव क्या होता है? केव, केव मतलब होता है कि अंदर से खोखला है, ठीक है, और बाहर से ऐसे कवर्ड है, ठीक है। केव कैसे टाइप का होता है? जैसे केव, मान लो एक केव है तुम्हारे पास, ठीक है। इग्लू तो तुमने देखा होगा, इग्लू ऐसे बनाते थे ना, इग्लू। इग्लू ऐसे होता था यार, कुछ तो ऐसे टाइप का होता था, ऐसे गोल गोल सा होता था ऐसे। इग्लू बना रहता था, इसके अंदर लोग रहते हैं वहां पर पहाड़ों में बनाकर, जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसे इग्लू में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इग्लू है ना तुम्हारा, ये बाहर से किस टाइप का है? बाहर से कवर्ड है और अंदर से खोखला है, ठीक है। केव मतलब क्या होता है कि बाहर से ढका हुआ है और अंदर से खोखला है, ठीक है। तो देखो, इस चीज से हम रिलेट करेंगे कनकेव मिरर को, ठीक है। इस चीज से हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कनकेव मिरर को। कनकेव मतलब क्या होता है, इसमें आ रहा है कौन सा वर्ड?
कनकेव में आ रहा है केव, कन्वेक्स में आ रहा है वैक्स। ठीक है। केव मतलब क्या होता है कि खोखला है अंदर से। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अंदर से खोखला, इसका मतलब क्या करेंगे, इसे हम बाहर से पेंट करेंगे। जस्ट अ मिनट, इसे हम क्या करेंगे, बाहर से पेंट करेंगे। ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा कनकेव मिरर। ठीक है। अब मान लो तुम्हें अगर ऐसे दे देता है, ऐसे, और बोलता है कि इससे कनकेव मिरर बनाकर दिखाओ, तो केव किस साइड पे है? केव मतलब क्या हुआ कि खोखला किस साइड पर है? तो खोखला तो इस साइड पर है भैया। मतलब अंदर केव की साइड बना हुआ है, ये केव जैसा दिख रहा है ना, अंदर से खोखला है ऐसे। मान लो ये है, यहाँ पर ऐसे खोखला है ना, यहाँ पर खोखला है, और यहाँ से ऐसे निकला हुआ है। ठीक है। तो ये है तुम्हारा केव साइड। तो जो केव साइड होगा ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड पे तुम क्या करो, पेंट कर दो। ठीक है। अगर इसे हम पेंट कर दिए, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, कनकेव मिरर। क्या बन गया तुम्हारा, कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर को समझते हैं। कनकेव का जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर तो याद रह जाएगा यार। कनकेव मिरर में क्या आ रहा है, केव आ रहा है। केव मतलब क्या हुआ कि अंदर से खोखला होगा और बाहर से ऐसे ढका हुआ होगा। तो बाहर से हमने ढकने के लिए क्या किया, पेंट लगा दिया। और अंदर से तो खोखला है। तो जब अंदर से खोखला है और बाहर से ढका हुआ है, बाहर से ढका हुआ है मतलब कि बाहर से पेंट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कनकेव मिरर। ठीक है। कनकेव मिरर का जस्ट अपोजिट होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है। मान लो ऐसे है तुम्हारा, कनकेव मिरर में तुमने क्या किया था, बाहर से पेंट किया था। तो कन्वेक्स मिरर में क्या करोगे, उसका जस्ट अपोजिट, अंदर से पेंट करेंगे। फाइन। जब हमने अंदर से पेंट कर दिया तो ये बन गया तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। ये क्या बन गया तुम्हारा, कन्वेक्स मिरर। ये था कनकेव मिरर। अब इसे जब हम अंदर से पेंट कर देंगे, ये जब बाहर से पेंटेड था तो ये था कनकेव मिरर। जब इसे हम अंदर से पेंट कर देंगे, ऐसे, ऐसे अंदर से पेंट कर देंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर कन्वेक्स मिरर। ठीक है। समझ आ रहा है, कनकेव मिरर समझ आ गया यार। दो टाइप्स की स्फेरिकल मिरर्स होती हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, केव टाइप का होता है। केव मतलब कि अंदर से खोखला है और बाहर से ढका हुआ है। बाहर से ढका हुआ है इन द सेंस कि बाहर से उसे पेंट किया गया है। अगर बाहर से पेंट किया गया है तो इसका मतलब हुआ कि एक केव बन रहा है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर जस्ट अपोजिट ऑफ कनकेव मिरर इज कन्वेक्स मिरर। अगर कनकेव मिरर में बाहर से पेंट कर रहे हैं तो कन्वेक्स मिरर में हम अंदर से पेंट करेंगे। ठीक है। ये समझ आ गया, कनकेव मिरर समझ आ गया, कन्वेक्स मिरर समझ आ गया, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को हमने देख लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया हमने। ठीक है। प्लेन मिरर को समझ लिया। अब देखो हमने ये भी देख लिया कि कनकेव मिरर आता कैसे है, मतलब ये मिरर हम स्फेरिकल मिरर्स को बनाते कैसे हैं। पिछले स्लाइड पर चलते हैं यार। स्फेरिकल मिरर को हमने क्या किया कि एक बड़ा सा पार्ट लिया, बड़ा सा बॉल लिया। ठीक है। एक बड़ा सा बॉल लिया, उसके बाद हमने उसमें से एक छोटा सा आर्क को कट किया। ये हमने बड़ा सा बॉल लिया था, मान लो ये बॉल है तुम्हारा। ठीक है। बॉल यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये हमने बड़ा सा बॉल लिया यहाँ पर। इस बड़े से बॉल में से हमने एक छोटे से आर्क को कट कर लिया। इस छोटे से आर्क को कट करके हमने इधर साइड को पेंट किया। अगर हमने बाहरी साइड को पेंट किया तो वो बना कनकेव मिरर। अगर हमने अंदरी साइड को पेंट किया, अगर हमने अंदर वाली साइड को पेंट किया तो वो बनेगा तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। अगर बाहर वाली साइड को हम पेंट करते हैं वो बनेगा तुम्हारा कनकेव मिरर। ठीक है। हम समझ गए स्फेरिकल मिरर कहाँ से आया। अब देखो प्लेन मिरर कैसे बनता है। अब देखो स्फेरिकल मिरर में हमारा क्या हो रहा है, अगर तुम पीछे चलते हो, ठीक है, तो पीछे मूव करते हैं अपनी पिछली स्लाइड पर। यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ पर देखते हो तो मान लो ये इसका सेंटर है। ठीक है। इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। मान लो इसे हम R1 R4 नाम देते हैं। ठीक है। इसका भी रेडियस कुछ ना कुछ होगा। इसे हम मान लो R3 नाम देते हैं। इसका भी रेडियस कुछ ना कुछ होगा। इसका नाम हम R2 देते हैं। और ये वाला जो सर्कल है इसका भी रेडियस कुछ ना कुछ होगा। इसका नाम हम देते हैं R1। पहले वाले सर्कल का रेडियस है R1, दूसरे वाले सर्कल का है R2, तीसरे वाले सर्कल का रेडियस है R3 और चौथे वाले सर्कल का रेडियस है R4। ठीक है। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, R4 है, उसके बाद R3 है, उससे छोटा R2 है और सबसे छोटा है तुम्हारा R1। ठीक है।
सबसे बड़ा जो रेडियस है उसका जो स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। फुटबॉल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है ना, क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है यार। जब रेडियस बड़ा है तो साइज भी बड़ा होगा उसका। स्फेरिकल जो स्फेरिकल स्फीयर बन रहा है, तुम्हारा स्फीयर बन रहा है फुटबॉल का जो स्फीयर है, उसका साइज क्यों बड़ा है? क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है। ठीक है। उसका कर्व सरफेस एरिया बड़ा होगा। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर तुम्हें प्लेन मिरर बनाना है ना, प्लेन मिरर, अगर मान लो तुम रेडियस को इन्फिनिटी कर देते हो, या फिर अगर तुम मान लो इस छोटे से पार्ट को देखो, इस छोटे से पार्ट को, ये वाला छोटा सा पार्ट, ये तुमको कर्व्ड लग रहा है क्या? अगर हम कलर चेंज कर कर देखें, जस्ट अ मिनट, कलर चेंज किया हमने, मान लो येलो कलर लेते, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह लग रहा है ना। ये जो दो लाइन हमने बनाई है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच में जो पार्ट है ना, एकदम छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, माइन्यूट, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ये जो छोटा सा पार्ट है तुम्हारा, ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये कर्व नहीं लग रहा। इनफैक्ट ये स्ट्रेट लाइन लग रहा है। लग रहा है ना, एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन है। जैसे कि ये, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, जहां पर हम रह रहे हैं, अर्थ, इस प्लेनेट पर, अगर हम देखें तो बाहर से स्पेस पर जाने पर पता चलता है कि हमारा अर्थ जो है एक ओवल शेप का है। ठीक है। अंडे के शेप का है, अंडे के आकार का है। ठीक है। तो जब ये कर्व्ड है तो हम एक समतल जमीन पर कैसे हैं? ठीक है। हम लोग जहां पर हैं अभी वहां पर जमीन तो प्लेन है भाई। ठीक है। तुम पहाड़ पर तो वीडियो देख नहीं रहे हो, पहाड़ पर तो भैया, यहाँ पर तो पहाड़ है भैया। कैसे आप बोल रहे हो यार प्लेन जमीन पर रह रहे? अरे भाई मेरे, जहां पर तुम्हारा घर बना हुआ है वो जमीन तो प्लेन है ना, है कि नहीं? प्लेन है ना। तो अगर तुम्हारा अर्थ इतना बड़ा है और अर्थ कर्व्ड भी है, लेकिन अगर तुम छोटे से एरिया को देखते हो, छोटे से एरिया को, पैच ऑफ लैंड जहां पर तुम्हारा घर बना हुआ है, वो छोटा सा एरिया बहुत छोटा है ना, बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ का सरकमफेरेंस अगर बहुत बड़ा है, वैसे ही मान लो ये वाला तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ। अगर ये अर्थ है तुम्हारा और इस पे तुम बहुत ही छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व करते हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है ना, दिखता है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन, इसी को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है। या तो तुम क्या करो कि रेडियस को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दो, बहुत ही ज्यादा बड़ा। ठीक है। या तो तुम क्या करो कि बहुत ही छोटे एरिया को देखो, बहुत ही ज्यादा छोटे एरिया को। जैसे मान लो ये वाला रेडियस सबसे छोटा है ना, लेकिन इसमें भी अगर हम इतने छोटे एरिया को देखें, इन दोनों लाइंस के बीच वाला जो एरिया है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, ऐसे छोटा सा दिखेगा। ये तो कर्व नहीं दिखेगा ना। उतने छोटे से एरिया में तुम्हें कैसे समझ आएगा कि ये कर्व्ड है या फिर स्ट्रेट लाइन है? ठीक है। तो ये तुम्हें लगेगा कि यार ये तो स्ट्रेट ही है। ठीक है। जैसे तुम अपने घर से कहीं दूर दूर तक देखते हो, तो तुम रोड पर अगर ट्रेवल भी करते हो तो तुम्हें लगता है रोड तो स्ट्रेट है भैया, रोड तो ऐसे कर्व नहीं है, ऐसे ऐसे गोल नहीं है रोड, ऐसे स्ट्रेट बना हुआ है रोड, है ना। रोड तो स्ट्रेट बना हुआ है। तो रोड जब स्ट्रेट बना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि एज कंपेयर टू द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ का सरकमफेरेंस इतना बड़ा है, और उस इतने बड़े सरकमफेरेंस में से तुम इतने छोटे पार्ट को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है। द सेम थिंग इज अप्लाइड ऑन द प्लेन मिरर। ठीक है। अगर तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा स्फेरिकल सरफेस है और उसमें तुम बहुत ही छोटे पार्ट को ऑब्जर्व करते हो, तो वो जो बहुत छोटा सा पार्ट है ना, दैट इज द प्लेन मिरर। फाइन, दैट इज द प्लेन मिरर। ठीक है। प्लेन मिरर समझ आ गया? ठीक है। तो हमने आज आज, आज क्या क्या देखा? हमने आज देखा लाइट का बेसिक्स देखा, लाइट का हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, नॉर्मल रेज पढ़ी, इंसिडेंट रेज पढ़ी, रिफ्लेक्टेड रेज पढ़ी, प्लेन मिरर पढ़ा, स्फेरिकल मिरर का कौन कौन सा टाइप होता है उसे देखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा हमने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को रिलेट किया हमने। ठीक है। और उसके बाद हमने फाइनली देखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मिरर कनकेव मिरर है और कौन सा मिरर कन्वेक्स मिरर है। ठीक है। इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ऑलरेडी लेक्चर यार तुम्हारा 45 मिनट्स का हो चुका है। ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इस इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। ठीक है। तो मिलते हैं यार अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, आराम आराम से पढ़ते रहो। तुम्हें क्या करना है कि सिर्फ इसे यूट्यूब पे खोलना है, इस लेक्चर को खोलना है, अच्छे से जो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में,
इस चैप्टर का मतलब ये जो अगर अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो इस क्लास में जो भी पीपीटीज है हमारी, वो सारी तुम्हारे साथ पीडीएफ फॉर्म में शेयर हो जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लो यार। ये जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, ये सारी वहां पर अपलोडेड होंगी, जो भी क्लास में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। उनसे तुम अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। क्लास के दौरान ही आई विल प्रेफर कि तुम भी प्रेफर यही करो यार, कि मेरा सजेशन है कि तुम क्लास के दौरान ही जितने भी नोट्स हैं उनको अच्छे से लिखो, ठीक है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है, तो तुम स्फेरिकल मिरर को अच्छे से नोट करो। जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो भी तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं बाद में भूल सकता हूँ, तो उस चीज को क्या करो कि तुम नोट लिखकर उसे एक बार नोट कर लो, ठीक है, उसे लिख लो अच्छे से, ठीक है। जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास के दौरान, उसे तुम नोट करो अच्छे से, उसका नोट्स बनाओ। तभी तुम अगर अगर चल आगे चलकर अगर एग्जाम से पहले तुम्हें रिवाइज करना है, तो तुम्हारा नोट्स तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। मेरा नोट्स तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं होगा यार, मेरा नोट्स सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए होगा। लेकिन तुम जो अगर अपने से नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे हाथों को भी याद रहेगा, तुमको भी याद रहेगा, और तुम रिवाइज भी बहुत ही इफेक्टिवली कर पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो और चिल मारते रहो यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से पढ़ना है, आराम आराम से सवाल लगाने हैं, और ऐसे फ्लो में चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, ठीक है, रुकना नहीं है। कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। अगर तुम रुक जाते हो, एक दिन अगर तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन पढ़ाई नहीं कर रहे, उसके भी अगले दिन पढ़ाई नहीं कर रहे, इस मोटिवेशन में कि तुम उस दिन 5 घंटे पढ़ लिए, दिस इज वेरी बैड थिंग, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ रहना है, हर दिन 2 घंटे पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो, ठीक है। दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू, दैट विल बी मोर यूजफुल, मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, मोर सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय।